मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर बीबीडी एनआईटीएम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स मॉड्यूल 5 में स्वागत करता हूं। आज हम इसके द्वितीय भाग, जो मॉड्यूल 5 है, उसके द्वितीय भाग को डिस्कस करेंगे। पिछले भाग में हमने स्विच गियर को जाना, कंपोनेंट्स ऑफ लो टेंशन स्विच गियर को भी समझा, फिर हमने टाइप्स ऑफ वायर्स, टाइप्स ऑफ केबल्स के बारे में चर्चा की और अंततः इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग को भी हमने समझा। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जैसा मैंने पिछले भाग में भी कहा था कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आते हैं, उनको जानने में हमारी मदद करता है। और उसके अतिरिक्त बाकी और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, चाहे वो केबल्स हों, वायर्स हों, बैटरीज़ हों, इन सब को समझने में भी हमको मदद करता है। तो ये न केवल परीक्षा के रूप से महत्वपूर्ण है मॉड्यूल 5, बल्कि कि आम जिंदगी में भी एज ए इंजीनियर आप किस दक्षता से चीज़ों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उस मायने से भी अति महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लगभग 30 मिनट में, वो बैटरी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बैटरी टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी भी उसी के अंतर्गत और उसके भिन्न भिन्न प्रकार। इसके बाद एनर्जी कंजम्पशंस की कैलकुलेशंस की, जो हम एनर्जी डेली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कैसे सेविंग कर सकते हैं, उसकी भी गणना किस प्रकार से की जा सकती है, इसको भी जानेंगे। और अंततः बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे, उसका महत्व, उसका उपयोग, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, कहाँ ये बहुत ज़रूरी है, और साथ में हम निष्कर्ष पे भी पहुँचेंगे कि कैसे हम अपने एज ए इंजीनियर चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि बैटरी आप जानते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से होते हुए अलेसैंड्रो वोल्टा और फिर माइकल फेराडे, लगभग 2 शताब्दी से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आमजन। और अब तो ये हमारी दिन के डेली दिनचर्या, चाहे हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, सभी में आपका इससे सामना होता है। और इसकी जानकारी होने से आप इसको और बेहतर उपयोग कर पाएंगे। तो इस, जैसे कि कहा कि बैटरी बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल, जो कि 1 या मोर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेल के साथ रहता है, जहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल कनेक्शंस का प्रोविज़न हो, और इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर्स। इसमें पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको हम कैथोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। और इट कन्वर्ट्स बेसिकली केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन डूइंग since last 2 centuries, and it is released. What is the basis of this? इस किस पे डिपेंड करता है? Basically this energy is released based on the difference in the cohesive and bond energy. So difference in the cohesive and bond energy of the metals or oxides or molecules undergoing the electrochemical reactions. तो ये electrochemical reactions के थ्रू जो भी आपकी बॉन्ड एनर्जी है डिफरेंट मेटल्स की, ओके, या मेटल ऑक्साइड्स की, या उसमें जो कोहेसिव एनर्जीज़ हैं, उनको रिलीज़ करता है, और जिसके थ्रू हमको ये एनर्जी मिलती है। और इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक, ये सिंबल से आप, तो यहाँ मल्टीपल सेल हैं, आप देख रहे हैं 3 सेल हैं। तो जब मल्टीपल सेल को यूज़ करते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो आप उसको बैटरी कहते हैं। सो दिस लाइन इज़ प्रोजेक्टेड एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ लाइट से नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में इवन व्हीकल्स भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे विदेश में भी व्हीकल्स को भी हम कन्वेंशनल आईसी इंजन्स या पेट्रोल इंजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स वेयर गैसोलिन एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आर यूज्ड, और प्लग इन हाइड्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दुनिया में कोई भी ऐसी मेजर कार कंपनी नहीं है जो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बना रही हैं। और आगे देखेंगे कि लगभग 1 से 2 दशक में ये सारे पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स दे विल बी ग्रेजुअली फेज्ड आउट। नाउ types of batteries, there are basically 2 types of batteries. One is primary battery and another is secondary battery. The primary battery is basically the one which you use for the one time, जिसका आप केवल एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको थ्रो नहीं, डिस्पोज करते हैं प्रॉपरली। ओके, इट्स नॉट जस्ट थ्रोन, बिकॉज
it is not a conventional garbage. So it has to be properly disposed, and it is once used and then discarded. And as the electrode materials are irreversibly changed during the discharge, क्योंकि जो इसमें डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो आपके इलेक्ट्रोड मटेरियल्स हैं वो इरिवर्सिबली चेंज हो जाते हैं. इसके एग्जांपल्स बेसिकली जैसे एल्कलाइन बैटरी है, इट हैज़ बीन यूज फॉर such a long period, more than a century, used in flashlights or electronics. Basically these are non chargeable. Okay, the most common cell which you must have seen, for torch or different kinds of conventional system, आपने देखा होगा आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है, तो वो जिंक कार्बन सेल होता है जिसको आप देखते हैं, और डिफरेंट साइजेस में आता है, पेंसिल्स एंड ऑल्सो जिंक क्लोराइड भी है, जो कि बेसिकली हैवी ड्यूटी सेल भी जिसको आप कहते हैं, तो दैट इज जिंक क्लोराइड. देन सिल्वर ऑक्साइड जो बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है. और देन बेसिकली प्राइमरी सेल्स में इट इज़ एडवाइजेबल, ये कहा जाता है कि आप उनको चार्ज ना करें क्योंकि वो वन टाइम यूज़ हैं, अदरवाइज दे में इवन लीड टू ब्लास्ट. ओके, सेकेंड कैटेगरी जो है वो बेसिकली सेकेंडरी बैटरी है जिसको कि आप रिचार्ज कर सकते हैं. इट कैन बी चार्ज एंड रिचार्ज मल्टीपल टाइम्स. ओके, एंड द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी रेस्टोर्ड बाय रिवर्स करंट. तो जो चार्जिंग करंट है और फिर डिस्चार्जिंग, यानी कि डिस्चार्जिंग के बाद अगर आप उसमें चार्जिंग करंट लगाएंगे तो फिर आप इसकी ओरिजिनल कंपोजिशन जो इलेक्ट्रोड्स की है उसको रिस्टोर कर सकते हैं. तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्टिव केसिंग्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, सेल डिवाइडर्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और यहाँ S2SO4. तो ये बैटरीज़ आपने देखा होगा कार वगैरह में, आपके घर में इन्वर्टर के साथ ही ये बैटरीज़ इस्तेमाल होती हैं. तो एक तो लीड एसिड बैटरीज़ है जो कि आप कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. और आपने लिथियम आयन बैटरीज़ को देखा जो आपके लैपटॉप और मोबाइल में यूज़ होती हैं. देन निकल कैडमियम batteries, they are also used, but in fact nowadays in, like for example in European Union this is banned, so it is only in some South Asian countries or some other countries these are still in use but being phased out. इसके अलावा निकल जिंक है, ये भी एक नया अल्टरनेटिव आ रहा है, इट इज़ स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशंस. और बेसिकली इन जो बैटरीज़ हैं इनका भी एक लाइफ साइकिल होता है, मीन्स दे कैन यूज्ड only up to a certain time. It's not that you can use them indefinitely. आप कई सालों तक और हमेशा उसका इस्तेमाल करते रहेंगे. तो जो इनकी लाइफ जो होती है टोटल for these multiple cycles also, it is based on the dissipation of active material, कि active material का क्या dissipation हो रहा है, loss of electrolytes की जो उसमें electrolytes हैं उसका क्या loss हो रहा है, कैसे कैसे वो deteriorate कर रहा है, और internal corrosion, इससे इसकी लाइफ टाइम पर इम्पैक्ट आता है. इसके साथ अगर हम देखें तो इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, क्योंकि इनको भी जानना ज़रूरी है बैटरी का बेहतर उपयोग करने के लिए, जिससे कि आप उसके लाइफ टाइम को बढ़ा सकें और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके. उसके लिए ये साइज़ है, साइज़ आपको ये जानना होगा कि एक बटन सेल से लेके बैटरी रूम्स, यानी कि बटन सेल्स तो आपने देखा लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ होते हैं और बाकी भी डिवाइसेस कैलकुलेटर में, और उधर अगर आप डेटा सेंटर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल गूगल का है या अदर डेटा सेंटर्स, अमेजन और और वहाँ पर बड़े बड़े रूम्स, काफ़ी विशाल काय बैटरी रूम्स होते हैं. कई इंडस्ट्रीज़ में भी आपको बड़े बैटरी रूम्स दिखाई देंगे. उसके अलावा कैपेसिटी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैपेसिटी इसको एम्पियर आवर में मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 8 एम्पियर आवर की बैटरी है तो वो 1 एम्पियर करंट आपको दे सकती है 8 आवर्स के लिए. देन सी रेट जो होता है वो उसको चार्ज रेट और डिस्चार्ज रेट, किसी बैटरी के चार्ज रेट और डिस्चार्ज रेट को सी रेट कहते हैं. ये पर आवर में मेज़र किया जाता है. लाइफ टाइम जो है वो प्राइमरी सेल्स में तो ये है कि आपने उसको एक बार यूज़ किया और कितने घंटे तक वो आपको बैटरी सप्लाई दे सकता है. और सेकेंडरी में इसके 2 मायने होते हैं. एक तो वन टाइम यूज़, यानी कि एक साइकिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितने समय तक वो आपको बैकअप देगा, साथ के साथ कितने बार उसको मल्टीपल साइकिल्स में ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को हम चार्ज रिचार्ज करते हैं, लेकिन उसका भी, उस बैटरी का भी एक समय होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बैटरी एंड द यूजेस ऑफ बैटरी, इट्स टोटल लाइफ टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ ओनली फॉर वन यूज़ एंड दिस इज़ फॉर वन साइकिल एज वेल एज फॉर द टोटल लाइफ. सेल्फ डिस्चार्ज, अगर आप बैटरी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो भी उसका डिस्चार्ज होता है. तो वो किस रेट पे होता है, कितने परसेंटेज होता है, अगर उसे आप लगातार रखते हैं तो वो सेल्फ डिस्चार्ज है. उसके अलावा स्टोरेज, अगर लो टेम्परेचर पे आप बैटरी को रख रहे हैं
तो उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। फ्रीज़र्स वगैरह में भी बैटरी रखी जाती हैं, तो जो कॉस्टली बैटरीज होती हैं, तो स्टोरेज, हाउ यू आर स्टोरिंग इट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिसाइड दैट मेमोरी इफेक्ट, किस तरीके का उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल रहा है। अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में रहा है तो ऑफकोर्स इट कैन इम्प्रूव इट्स लाइफ साइकिल, उसकी उम्र को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो रैंडम है तो इट कैन इम्पैक्ट इन अदर वे राउंड, मीन्स एडवर्सली। ओवर चार्जिंग भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बैटरी को लगातार चार्जिंग पे लगाए रखा जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर ओवर चार्जिंग लगातार हो रही है उसकी, तो उस पर भी उसकी लाइफ का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, मीन्स इट रिड्यूसेस द लाइफ। इवन रोल ऑफ चार्जर, कि क्या वो सेंस कर पा रहा है कि बैटरी चार्ज हो गई है या फुली चार्ज है, इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है या नहीं। और चार्जर की क्वालिटी पर भी बैटरी की लाइफ डिपेंड करती है। सो मीन्स यू शुड नॉट यूज सब स्टैंडर्ड चार्जर। बिसाइड दैट स्टेट ऑफ चार्ज, ये बेसिकली परसेंटेज में मेजर किया जाता है, यानी अगर फुल चार्ज है तो 100% और टोटली डिस्चार्ज है तो 0%। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, मीनिंग देयर बाई अगर वो फुली चार्ज है तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 0% होगा, अगर टोटली डिस्चार्ज है तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 100% होगा। ओके, तो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, इफ इट इज 100% देन दिस इज 0%, एंड इफ दिस 0% देन दिस इज 100%। स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर न्यू फ्रेश बैटरी है तो स्टेट ऑफ हेल्थ उसकी 100% मानी जाती है एज पर द स्पेसिफिकेशन, और जैसे जैसे उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो इट रिड्यूसेस। बैटरी के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पिकर्ट लॉ भी दिया था, जिसमें ये टी जो है वो आपका चार्जिंग टाइम है, क्यू कैपेसिटी ऑफ द बैटरी है जो कि एम्पियर आवर्स में रहती है, और आई इज़ द चार्जिंग करंट है, एंड के इज़ द पिकर्ट कांस्टेंट। के यूजुअली 1.3 होता है। तो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि अगर आपका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा होता है, इस लॉ की मदद से हम ये जानते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी कि अगर एक 8 एम्पियर आवर की बैटरी है और उसमें 4 एम्पियर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ओनली 2 आवर्स इट विल बी एबल टू सपोर्ट यू ऑल्सो। ओके, ऑलमोस्ट 2 आवर। के इज़ 1.3। बिसाइड दैट एनर्जी कंजम्पशन, आप अगर किसी भी मॉल में जाएं या किसी भी शॉप पे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, तो आप देखते होंगे कि ऐसी शॉप्स में डिफरेंट डिवाइसेस पे स्टार रेटिंग जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी देता है वो दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रिज को लें या एसी को लें, तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इस 5 स्टार रेटिंग को यूज़ करेंगे तो उसमें आपके इतनी यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बच जाएंगी। अगर 4 स्टार करेंगे तो इतनी बनेंगी, मीनिंग कितना फ़र्क आएगा। यानी कि अगर ज़्यादा स्टार्स हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल यूनिट की सेविंग होगी। वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, कैसे आप उसको समझते हैं, कैसे एनर्जी कंजम्पशन की गणना की जाती है और कैसे उसकी बचत की गणना की जाती है, हम इसको ये समझेंगे। तो इस फॉर एग्जांपल अगर एक 500 वॉट का सपोज कीजिए एक कार है या कोई भी टॉय है और वो 2 आवर्स के लिए चल रहा है, यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा अगर हम इसको, क्योंकि 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज बेसिकली 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। ओके, सो 1 किलोवाट आवर्स मीन्स यहाँ पे हाफ किलोवाट हो जाएगा, और ये 2 आवर्स के लिए तो 2 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी टोटली 1 किलोवाट आवर। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये के स्मॉल ही होना चाहिए, इट कैन नॉट बी कैपिटल ए, और ये डब्ल्यू कैपिटल ही होना चाहिए, और ये एच ही रहना चाहिए। कुछ लोग एच की जगह एच आर लिख देते हैं, सो दिस इज ओनली एच, तो इसका डिनोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 मेगा जूल या 3600 किलो जूल के बराबर होता है। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट, अगर 200 वाट का अगर बल्ब लें, सिंपल साधारण है, और उसको 5 घंटे चलाएं तो अगेन 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट आएगी, क्योंकि 0.2 किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 1 किलोवाट आवर। सो एनर्जी कंजम्पशन हमको देखना है। सपोज कीजिए फ्रिज के लिए अगर हम इसकी गणना कर रहे हैं, तो इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास मीटर रीडिंग होनी चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ मॉनिटरिंग पीरियड, मीटर रीडिंग होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द मॉनिटरिंग पीरियड। कब से शुरू कर रहे हैं तब मीटर रीडिंग क्या थी, और बाद में जब हमने खत्म किया तो क्या मीटर रीडिंग थी, और फिर अगर उसका डेली जो भी उस मशीन का, यानी कि फ्रिज है तो उसका डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, और फिर ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन द मीटर रीडिंग जो भी आ रही है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा है, तो उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और अगर डेली डिमांड आ जाएगी, क्योंकि डेढ़ से डिवाइड किया तो आपको डेली डिमांड मिल जाएगी, उसको फिर 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस डेली डिमांड को, तो आपको ईयरली डिमांड मिल जाएगी। जो भी करंट डेली डिमांड आ रही है उसको 365 से मल्टीप्लाई करके आपको ईयरली डिमांड मिल जाएगी। एंड देन
अगर प्रीवियस डिमांड आपको दी हुई है तो प्रीवियस डिमांड में भी अगर 365 डेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट ईयर डिमांड। तो प्रीवियस डिमांड और जो करंट डिमांड है इसका अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो उससे आपको एनुअल सेविंग मिल जाएगी, क्योंकि वो प्रीवियस डिमांड भी आपने एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट की है और जो करंट डिमांड है उसको भी आपने एक्स्ट्रापोलेट करके मल्टीप्लाई करके 365 से एनुअल बेसिस पे किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो किलोवाट पर आवर पर डे है, जो कि इलेक्ट्रिकल यूनिट है, तो वो क्या होगा, मीटर रीडिंग एट द एंड पीरियड, मीटर रीडिंग एट द स्टार्ट पीरियड एंड देन डेज इन द पीरियड। देन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो भी आपकी आ रही है पर डे की, उसको 365 से मल्टीप्लाई किया, आपको एनुअल बेसिस में मिल गया। और इलेक्ट्रिकल सेविंग कैसे निकल के आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो प्रीवियस थी, ओके, डेली कितने भी दिन के लिए दी हुई थी उसको आपने डे से डिवाइड किया और सिंगल डे का निकल आया, दिस विल गिव यू सिंगल डे, वन डे के लिए, और वन डे को फिर 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप रही आ रही अब जो करंट है, जो करंट कंजम्पशन आ रही है आपकी, उस करंट कंजम्पशन को ईयर बेसिस पे निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये प्रीवियस कंजम्पशन है, दिस इज द प्रीवियस कंजम्पशन, दिस इज प्रीवियस कंजम्पशन। तो प्रीवियस ज़्यादा कंजम हो रहा था और बाद में आपने एक बेटर डिवाइस को यूज़ किया है, बेटर फ्रिज को यूज़ किया है, तो उसको माइनस करेंगे, तो दोनों ही एनुअल पीरियड के लिए हैं, तो आपको टोटल सेविंग एनुअल में मिल जाएगी। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सिंपल सा, एक हाउस होल्ड हैज़ द फॉलोइंग मीटर रीडिंग्स। तो 1 दिसंबर 2016 को उसकी 12,300 रीडिंग थी, 12,300, और 28 फरवरी 2017 को उसने 13,200 रीडिंग दी। तो अगर नंबर ऑफ डेज देखें तो ये देखिए, दिसंबर मंथ पूरा आएगा 31 डेज का, फिर जनवरी मंथ पूरा आएगा 31 डेज का, और 28 जो डेज हैं आपका, क्योंकि फरवरी में दिया हुआ है, 2016 से 2017 में गए हम, तो कितने डेज हो जाएंगे, ये 90 डेज हो जाएंगे, दिस विल बी 90 डेज। नाउ लेट्स सी, तो प्रीवियस जो बिल था वो कितना था, 39,660, ये दे रखा है डेटा में एग्जाम, और इसमें पीरियड क्या है, पीरियड ये दे रखा है प्रीवियस एनर्जी बिल का। और अब करंट का आपने अभी देखा, वो डेटा अभी आपको दिया गया करंट वाला, दिस इज द करंट वन। तो ये जो प्रीवियस डेटा है वो 10 नवंबर से लेके 5 नवंबर, याद रखिए 10 नवंबर से 5 नवंबर, यानी कि 5 दिन का फर्क है, 365 में से 5 डेज माइनस, और ये 2016 है और ये 2015 है। तो डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग द मॉनिटरी पीरियड, ये पहले वाले पीरियड का है जो करंट है। करंट में क्या है, 13,200 को 12,200 से डिवाइड किया, 90 दिन हमने कैलकुलेट किए थे, तो 10 किलो आवर्स पर डे आया था ये करंट का। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सप्लोटेड टू ईयर, करंट की अगर ईयर के लिए करेंगे तो डेली को क्या है 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिकल यूनिट 3650 फॉर एनुअल डिमांड, दिस इज एन एनुअल डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एक्स्ट्रापोलेटेड टू ईयर, अब ये सेविंग जब हमने बेटर फ्रिज यूज़ किया है, मे बी 5 स्टार रेटिंग, पहले जो था वो विदाउट स्टार रेटिंग था, तो इसमें क्या है, हमने 3965 ये दे रखा है यूनिट, 3965 ये है हमारा करंट जब बेटर हमने फ्रिज यूज़ किया या बेटर डिवाइस यूज़ किए। और डेज कितने आएंगे 10 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में 360, क्योंकि 5 दिन का फर्क है, आप देख रहे हैं, अगर 10 नवंबर से 10 नवंबर होता तो 365 डेज होता, तो 365 से डिवाइड कर दिया 3960 को, तो ये वन डे की डिमांड आ गई, करंट डिमांड जब बेटर डिवाइस यूज़ किया, उसको 365 से मल्टीप्लाई किया तो एनुअल आ गया करंट, ओके। और ये प्रीवियस है 3650, तो यानी कि करंट से आपने प्रीवियस को, ये था प्रीवियस, दिस इज प्रीवियस, सॉरी दिस इज प्रीवियस, अगर करेक्ट, एंड दिस इज करंट, दिस इज करंट, दिस इज करंट डिमांड। तो करंट जो है बेटर डिवाइस से कम आ रही है, ओके, और ये पहले ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 365 किलोवाट आवर, यानी कि 365 जो यूनिट है वो आपकी सेव हुई एक साल में बेटर डिवाइस यूज़ करने से, बेटर फ्रिज यूज़ करने से। तो इसी तरीके से आप स्टार रेटिंग इवन 4 to 5 स्टार में भी आप देखेंगे, किसी भी डिवाइस को लेंगे, चाहे एयर कंडीशनर हो या फ्रिज हो या बाकी डिवाइसेस हो, अब देखा कि धीरे धीरे पहले 5 डिवाइसेस को स्टार रेटिंग के लिए कंपलसरी किया था भारत सरकार ने, अब जो है वो बाद में 36 किया, अब 200 की संख्या की जा रही है। तो लगभग सभी जगह ये किया जा रहा है कि बेटर मशीन्स डिज़ाइन हो जिससे कि एनर्जी कंजम्पशंस कम से कम हो, लोडिंग कम हो, ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन जो बचत की गणना करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना। तो वो अभी आपने देखा उस न्यूमेरिकल के जरिए से हमने की कि हमने डेली डिमांड देखा, पहले कितनी थी डेली डिमांड, उसको 365 से मल्टीप्लाई किया, करंट में भी डेली डिमांड देखा, उसको 365 से डिवाइड किया, और दोनों एनुअल डिमांड्स को डिफरेंस किया, और वो जितनी भी इलेक्ट्रिकल यूनिट आई उसको हमने सेविंग के नाम से काउंट किया। बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप जो है आपने देखा होगा, अगर कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं और अगर आपकी बैटरी प्रॉपर नहीं है, यूपीएस में भी बैटरी होती है, तो वो बैटरी बैकअप लैपटॉप का अगर ख़राब है तो आपका फाइल
अचानक सप्लाई अगर चली जाए तो फाइल सेव नहीं होती है, बहुत स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से आप देखिए कि कहीं भी कोई बड़ा सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन, अचानक सप्लाई चली जाए तो इट लीड्स टू सो मच ऑफ द प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग। तो बैटरी बैकअप इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी विल सी कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली क्या करता है, इट प्रोवाइड्स पावर टू द सिस्टम व्हेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर इज अनअवेलेबल। तो अचानक अगर प्राइमरी सोर्स डिसरप्ट हो गई है, प्राइमरी सप्लाई डिसरप्ट हो गई है, तो फिर वी यूज़ दिस बैकअप एज द वर्ड इट सेल्फ सेज। ये इसका शाब्दिक अर्थ भी देख सकते हैं। तो बैकअप बैटरीज रेंज फ्रॉम स्मॉल सिंगल सेल, मे बी बटन सेल, मे बी अदर सेल्स, पेंसिल सेल, टू रिटेन ए क्लॉक, टाइम एंड डेट इन कंप्यूटर्स। आपने देखा होगा ये जो जब भी हम लैपटॉप ओपन अप करते हैं तो उसमें टाइम और डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है सप्लाई लगते ही। तो आप ये कैसे होता है, अगर आप लैपटॉप को खोलें तो आप देखेंगे कि उसमें आप बटन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट ऑलवेज कीप्स दैट ऑन, ओके। तो क्लॉक ऑलवेज ऑन, सो दैट इज़ वाई। और उसके अलावा लार्ज बैटरी रूम्स फैसिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, पावर फॉर पावर अनअडैप्टेड पावर सप्लाई, ओके, फॉर लार्ज डेटा सेंटर्स। क्योंकि लार्ज डेटा सेंटर्स जो हैं डिफरेंट, चाहे वो गूगल्स हो या बाकी अमेजन्स हो, बहुत बड़े बड़े आजकल सेंटर्स आ रहे हैं, फेसबुक है या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने डेटा सेंटर्स को क्रिएट करती हैं। तो उनको भी क्योंकि लगातार एक्सेस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दे कैन नॉट हैव or they cannot afford the power failures. They have to give the power backups to continuous supply so that there is no interruption. बीच में मेंटेनेंस शेड्यूल आते हैं जिसको वो पहले से डिक्लेयर करते हैं, बट दे आर ऑल्सो विद द प्रायर इन्फॉर्मेशंस, ओके। अदरवाइज कस्टमर ऑलवेज वांटेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिसरप्शन इन द सर्विस। तो पावर बैकअप हैज़ बिकम मैंडेटरी पार्ट। सो स्मॉल बैकअप बैटरीज मे बी प्राइमरी सेल्स, रिचार्जेबल बैकअप, ओके, फॉर ए स्मॉलर सिस्टम्स, और दे आर केप्ट चार्ज बाय द प्राइम पावर सप्लाई। तो वो आप प्राइम पावर सप्लाई से उनको लगातार चार्ज करते रहते हैं। बैटरी बैकअप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि छोटे से बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, एयरक्राफ्ट इमरजेंसी बैटरीज आर देयर, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आप जानते हैं कि you know there is, it's not a car where you can stop it and can repair it. In aircraft system, the major difference between aviation and general or automobile is that you need to have a backup for everything, because there you cannot afford the failure. वहाँ आप failure को afford नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर backup provisions सभी devices के लिए दिए जाते हैं, including power backup. Okay, so in aircraft you have the battery backups, which is very very important and key element. Burglar alarms, कि अगर आपने पावर ऑफ भी कर दिया तब भी बर्गलर के लिए जो अलार्म्स होते हैं उसका पावर बैकअप लगातार रहता है। कंप्यूटर्स में भी आप देखते हैं कि आप बैटरी बैकअप का इस्तेमाल देते हैं, करंट सप्लाई भी डायरेक्ट लेते हैं, और इन केस अगर वो डिसरप्ट हो जाए तो यू हैव ए बैटरी इन द लैपटॉप इटसेल्फ, ओके। देन टेलीफोनी, ओके, एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, data centers, because there the size of the battery is like anything. Even power grid systems में भी बड़े बड़े battery rooms backup के लिए use किए जाते हैं for the emergency supply. Even for defense establishment you use the very big batteries for the power backups, because there you cannot afford disruptions of essential supply or security systems. और वीडियो गेम्स कैटरेजेस में भी आप बैकअप, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे हैं और अचानक ही पावर चली गई और यू माइट हैव स्कोर्ड, किड्स आर वेरी वेरी फ्रेंजी एंड वेरी पैशनेट अबाउट दोज थिंग्स, सो इवन इन वीडियो गेम्स कैटरेजेस द बैकअप्स आर इन हॉस्पिटल्स, यू माइट बी डूइंग सम ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशंस और अदर ऑपरेशंस, सो देयर ऑल्सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए डिसरप्शन इन द सप्लाई। आप अचानक बिजली चली जाए एंड यू आर डूइंग सम सर्जरी और सम मेजर ऑपरेशन, सो देयर ऑल्सो यू ऑलवेज कीप द बैकअप सप्लाई as a support system to the conventional supply, okay. And beside that and power station, as I said earlier. तो अंततः आपने देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जो ये डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारी बातों को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर्स हों या इलेक्ट्रिकल केबल्स हों या सर्किट ब्रेकर्स हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हों जिनको हम यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों का हमारी आज की आम दिनचर्या में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और एज ए इंजीनियर अगर हम इसको जानते हैं, कोई भी इंजीनियर हो, तो यकीनन हम उनका बेहतर उपयोग कर पाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि एक स्मार्ट पर्सन वही है आज की डेट में, वो ये केवल इंजीनियर्स पर ही लागू नहीं है, इवन आम जन पर भी लागू है, कि अगर वो
कम्युनिकेशंस की जो प्रगति है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसको कि आप 2G 3G 4G 5G कहते हैं, उससे भी वो अवगत है, उसका बेहतर उपयोग कर पा रहा है। साथ के साथ वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डीप लर्निंग, अगर इनको वो जानता है या इनके प्रति सजग है, थोड़ी बहुत मूलभूत उसकी जानकारी है या उनका इस्तेमाल कर सकता है सॉफ्टवेयर्स का, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को भी अगर वो बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी या जिस सिस्टम में वो काम कर रहा है उसको वो बेहतर या ज़्यादा दक्षता के साथ या उसमें एक सार्थक भूमिका निभा पाता है। क्योंकि आगे आने वाला समय, जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिड व्हीकल्स का है, गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे अब व्हीकल्स को फेज़ आउट करने का, जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं जो पॉल्यूशंस फैलाते हैं उनको भी फेज़ आउट करने के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। सभी कार कंपनीज, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो हुंडई हो, यू नेम एनी कंपनी, यू नो BMW और दिस, दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड देयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वे बैक। और आप देखें तो अमेरिका और बहुत सारे देशों में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन आज रिसेंटली टाटा ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है जो हाइब्रिड व्हीकल है। सो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो कन्वेंशनल इंजन्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिकल की जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो कोर्स था आपने देखा मॉड्यूल 5, न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी था, बहुत ही आसान भी था, सरल भी था। जैसे ही आप जान जाते हैं तो आपको जटिल से जटिल चीज़ भी आसान लगती है, और अगर नहीं जानकारी हो तो साधारण चीज़ भी बहुत जटिल लगती है। तो आगे आने वाली जो आपकी जीवन है उसमें ये जो जानकारी है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की, वो आपको सुरक्षा, ओके, जिसको आप सेफ्टी भी कहते हैं, प्रोटेक्शंस, बेटर कंट्रोल, बेटर रेगुलेशंस में यकीनन मदद करती हैं, और आप उससे अपने घर को भी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर इन सारी बातों को, चाहे वो केबल्स हों, वायर्स हों, और सर्किट ब्रेकर्स हों, या बाकी सारी डिवाइसेस हों, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, आप इसका आप आगे से बेहतर इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को हमेशा ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।